फिर से आरती क्लासेस में आज हम लोग क्लास 6 का रिवीजन करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। मैं बीच में बता दूंगा आपको कि ये हैंड रिटन जो नोट है, नोट्स है, वो कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6। उससे पहले क्लास 5 का जो सर रिवीजन कराते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं हम। तो रेलवे की ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी, ब्रॉड गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1676 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, कितनी? 1676 मीटर की। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तो 1676 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है? तो जैन धर्म है। कौन सा है? जैन धर्म सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धर्म है। ठीक है, कौन सा? जैन धर्म। जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कितने? 94.9%। ठीक है, बर्न्ट शुगर को किसने लिखा है? तो अवनी दोषी ने बर्न्ट शुगर को लिखा है। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा बेसिन गंगा बेसिन है। ठीक है, गंगा का बेसिन है। क्वेश्चन संख्या 1 पर आते हैं कि पखावज शब्द किस क्लासिकल डांस में प्रयोग होता है? तो पखावज एक तरह का ढोल है, ढोल टाइप का होता है, वो उड़ीसी में होता है। ठीक है, उड़ीसी का अन्य नाम ओडिली भी बोला जाता है इसको। भगवान कृष्ण प्लस जगन्नाथ यात्रा से संबंधित है ये। ठीक है, त्रिभंग स्टाइल में किया जाता है। इसकी गुफा, मतलब कौन सी गुफा में ओडिसी का उल्लेख मिलता है? तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा में। शुरुआती स्टेप क्या है? तो मंगलाचरण है। ठीक है, अंतिम स्टेप क्या है? तो मोक्ष है। थारिझम नृत्य होता है इसमें। ठीक है, ज्यामितीय संरचना बनाते हैं जिसमें संचल मूर्ति कहते हैं। डांस करते समय ज्यामितीय संरचना बनती है। ठीक है, फादर, फादर किससे कहा जाता है? तो गुरु गुरु पंकज चरण दास को इसका फादर कहा जाता है। ठीक है, अन्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो मंजीरा होता है, पखावज होता है, ढोल होता है। प्रमुख कलाकार कौन कौन से है? तो देखिए, जितने भी महापात्र टाइटल आता है उसको समझ लीजिए कि वो ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, तो केलू चरण महापात्र, ठीक है, इनको पद्म विभूषण मिला था 2000 में। और पहले ओडिसी हैं ये जिनको पद्म विभूषण मिला था। मोहिनी महापात्र, सुजाता महापात्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर इंटरनेशनल का, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लियोन में, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन स्थापना 1923 में हुआ था ये। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में और स्थापना 4 अप्रैल 1994 में हुआ था। ठीक है, टोटल 32 देश है इसमें। 32वां देश कौन सा है? तो स्वीडन है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाती है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ब्रसेल्स में है। ठीक है, स्थापना 1998 में रोम की संधि से हुआ था इसका स्थापना। नोबेल प्राइज भी इसको ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुका है। कब मिला है? 2012 में मिला है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जेनेवा में है। ठीक है, स्थापना 1 जनवरी 1995 को। मराकस की संधि से इसकी स्थापना हुआ था। अब पुराना नाम क्या है इसका? तो 1947 में इसका पुराना नाम था ITU, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। और 1947 में गैट, GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, इसका पुराना नाम ये हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 3 है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे को सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1958 में। ठीक है, भूदान आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था 1951 में। पोचमपल्ली में, तेलंगाना में पहला इनका भूदान मिला था। भूदान मतलब जमीनों का दान मिला था इनको। भारत रत्न इनको दिया गया कब? 1983 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, मैं हाईलाइटर थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि मैग्सेसे पुरस्कार को समझते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार क्या होता है? तो फिलीपींस गवर्नमेंट देती है मैग्सेसे पुरस्कार को। और तीसरे राष्ट्रपति का नाम मैग्सेसे था वहां के, उन्हीं के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है, 31 अगस्त को दिया जाता है हमेशा, हर साल इसको 31 अगस्त को दिया जाता है। एशिया का नोबेल भी इसको कहा जाता है और 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में इसका स्थापना किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो CD देशमुख हैं दूसरे भारतीय मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले। कौन दूसरे भारतीय हैं? CD देशमुख। ठीक है, 195 1995 में इसको मिला, इनको मिला था। तीसरे भारतीय कौन है? तो मदर टेरेसा 1962 में। यहाँ पे 1955 होगा, सॉरी, यहाँ 1955 होगा। ठीक है, और चौथे कौन है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी 1974 में इनको मिला था। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 4 पर आते हैं कि भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो बड़ोदरा गुजरात में खोला गया है। नाम क्या है? NRIT, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। और इसका स्थापना कब हुई थी? तो 2018 में इसका स्थापना हुई थी। अब बताइए नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है? तो ये चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, रेलवे एक्ट, रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटक ब्यूरो कहाँ है? तो 11 साल में शुरू किया गया ये। ठीक है,
रेलवे बोर्ड एक्ट कब आया था? तो 1905 में आया था। टोटल जोन कितने हैं? तो 18 टोटल जोन है, ठीक है। और 19वां कहा जा रहा है कि मेट्रो जोन है, जो कि कोलकाता में है। 1904 में, सॉरी 1984 में मेट्रो को चलाया गया था, कहाँ पे? कलकत्ता में। सबसे पहले मेट्रो यहीं चला था। क्वेश्चन संख्या 5 है कि आजादी के बाद सेंसस एक्ट कब आया था? तो 1948 में आया था। जो सेंसस होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। 7वीं अनुसूची संघ सूची में है, ठीक है। उत्तरदायित्व केंद्र सरकार होता है इसमें, और आर्टिकल 246 होता है इसमें। पहली अनियमित जनसंख्या जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। उस टाइम का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो था, ठीक है। पहली नियमित जनसंख्या कब हुई थी? तो 1881 में। रिपन के टाइम हुआ था, ठीक है। रिपन कब से कब था? तो 1880 से 1884 तक था। और सेंसस कमिश्नर कौन था इस टाइम? तो डब्ल्यू सी प्लॉडेन, ठीक है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस टाइम सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू एम यटस्थ और आर ए गोपाल स्वामी जी थे। दो लोग इस टाइम सेंसस कमिश्नर थे। अब भारतीय शहर जिसकी जनगणना सबसे पहले हुई थी, तो उस टाइम भारत, जो बांग्लादेश था वो भारत में था, तो ढाका शहर सबसे पहले इसको जनगणना किया गया था 1830 में, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी वाल्टर के द्वारा इसको किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 6 पर आते हैं कि स्टेट ड्राइव किससे संबंधित है? तो स्टेट ड्राइव संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है। बुक देख लेते हैं हम कुछ। तो सुनील गावस्कर की बुक है लिटिल मास्टर, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव, ये दो लोगों की बुक है, याद रखिएगा। टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? तो जसप्रीत बुमराह ने बनाया था। कितना? 35 रन। और बॉलर कौन था? तो स्टुअर्ट ब्रॉट बॉलर था। और स्टुअर्ट ब्रॉट वही बॉलर है जिस पर युवराज सिंह ने 6 बॉल में 6 छक्का लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 8 है कि अनब्रेकेबल बुक के लेखक कौन है? तो मैरी कॉम। मैरी कॉम क्या कौन है? तो मुक्केबाज से संबंधित है, ठीक है। 2012 में इनको ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। शटलिंग टू द टॉप के लेखक कौन है? तो पीवी सिंधु। माई लाइफ इन फुल इंडियन, ये इंदिरा नायडू के द्वारा लिखा है ये किताब, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन अरुणिमा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और द स्मॉल वंडर वंडर किसने लिखा है? तो दीपा कर्माकर जी ने लिखी है इसको, ठीक है। अनगार्डेड किसने लिखा? तो मिताली राज। अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा, रूस की है, ठीक है। और हर जर्नी टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस, नाओमी ओसाका के द्वारा लिखा गया इसको। और नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको उसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ उसी टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको उसी टाइम दे दिया जाएगा। ये रहा नंबर, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पर अभी पीडीएफ मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ उसी टाइम आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 8 पर आते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का डैश मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 जो है वो मानव तस्करी से और जबरन श्रम से, मतलब जो बंधुआ मजदूर बना लेते हैं या फिर जबरदस्ती आपसे काम करवाते हैं, उसके लिए ये मतलब उसको ना करने का ये संबंधित मतलब संबंध स्थापित करता है। आर्टिकल 24 में क्या लिखा है फिर? तो बाल श्रम पर प्रतिबंध लिखा है। 14 वर्ष तक जो भी बच्चे हैं आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम कब आया था? तो 1986 में आया था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब आया था? तो 1976 में आया था, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? तो 1948 में आया था। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन ऐसे हैं जो फिर सिर्फ इंडियंस के लिए हैं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन के लिए हैं। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन प्लस फॉरेनर्स दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन एंड फॉरेनर्स बोथ, आर्टिकल 15 सॉरी आर्टिकल यहाँ पे 18, 16, 19, 29 और 30 के अलावा, सॉरी 15, 16, 19, 29, 30 के अलावा सब है, ठीक है। मतलब इसके अलावा जितने भी आर्टिकल, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 17 है, ये सारे के सारे आर्टिकल इंडियन के साथ साथ फॉरनर को भी दिया गया है, ठीक है। तो फिर आर्टिकल 15 क्या है भाई? तो देखिए धर्म, कुल, लिंग, जाति के या जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 ये कहता है कि आपको सार्वजनिक रोजगार मिलेगा। आर्टिकल 29 ये कहता है कि भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों के संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हिबियस का अर्थ क्या है, ठीक है। तो हिबियस का मतलब है बंदी प्रत्याक्षीकरण, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने सह शरीर उपस्थित किया जाएगा, ठीक है।
एससी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने तरह का रिट जारी कर रहा है, तो 5 तरह का रिट जारी कर सकता है। कौन सा आर्टिकल? 32 के तहत। हाई कोर्ट में रिट कौन सा आर्टिकल से लिखा गया है, तो आर्टिकल 226 में इसको लिखा गया है। अब पहला रिट तो ये होगा हिबियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरा है परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं, मैंडेमस इसको बोलते हैं। अधिकार परीक्षा मतलब क्यू वारंटो, आपका अधिकार क्या है, ठीक है। उत्प्रेस मतलब सर्टियररी, मांग लेना, ठीक है। और प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब मना कर देना, लोअर कोर्ट से मना कर सकते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 11 है कि डीपीएसपी जो आर्टिकल 36 से 51 तक लिखा है उसको कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान में इसको कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 45 में इसको लिखा गया है आयरलैंड के संविधान में, ठीक है। और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है, याद रखिएगा। अब आयरलैंड से क्या क्या चीज लिया गया है, तो देखिए END करके याद रख सकते हैं आप। ई मतलब इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति, ठीक है। डी मतलब राज्यसभा में नॉमिनेशन, जो नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। और एन मतलब नॉमिनेशन, और डी मतलब डीपीएसपी, ठीक है। ये तीन चीजें जो है वो आयरलैंड से लिया गया था, इंड करके आप याद रख सकते हैं। जो आपका डीपीएसपी वो उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब वो न्यायोचित नहीं है। उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। डीपीएसपी में अनूठी विविधता किसने बताया, तो BR अम्बेडकर ने इनको बताया था। डीपीएसपी के लक्ष्य और आकांक्षाओं को घोषणा पत्र किसने कहा, तो केसी व्हीलर ने कहा था, ठीक है। डीपीएसपी का बैंक सुविधानुसार देय चेक है, ये किसने कहा था, ये सब कोर्ट है, ये तीनों जो बताया मैंने कोर्ट है, ये किसी ने कहा है, ठीक है। तो ये कहा है केटी शाह ने, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 12 पर आते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था, तो खासी विद्रोह था, खासी जनजाति लोग थे, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 से 1832 तक झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया था, इसको उलगुलान विद्रोह भी इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह भी इसको कहा जाता है। खासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1829 से 2333 तक। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 से 56 तक। इसको राजमहल की पहाड़ी में चला था ये, ठीक है। भील विद्रोह कब हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था ये 1812 से 1819 तक। वेलू थम्पी विद्रोह कब हुआ था, तो केरल में हुआ था ये 1809 से लेकर 1808 से लेकर 1809 तक, ठीक है। कूका आंदोलन कब हुआ था, तो पंजाब में हुआ था ये 1840 तक। गुड 1840 में हुआ था, ठीक है। गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र में हुआ था ये। और रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में 1879 में हुआ था। क्वेश्चन संख्या 13 है कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था, तो जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में हुआ था। रानी गेंडेनू ने किया था इसको, ठीक है। क्वीन ऑफ नागाज इसको भी बोलते हैं, किसने कहा था ये, तो पंडित नेहरू ने क्वीन ऑफ नागाज बोला था, किसको, रानी गेडी नल्यू को, ठीक है। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था ये 1776 से 1877 तक। नेतृत्व किसने किया था, तो चिरन अली परस मजमून शाह ने इसका नेतृत्व किया था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। जिक्र कहाँ मिलता है इसका, तो आनंद मठ में इसका जिक्र मिलता है। आनंद मठ किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और बंगाली भाषा में इसको लिखा गया है, ठीक है। राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। बंगाल में हुआ था ये सन्यासी विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो गोमोधर कोवर ने चलाया था इसका। इसको 1828 लेकर 1833 के बीच में हुआ था ये, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह 1813 से लेकर 1833 तक वेस्ट बंगाल में इसको चलाया गया था। करम शाह प्लस टीपू के द्वारा इसको चलाया गया था। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। पाइका विद्रोह और उड़ीसा में हुआ था ये। संचालनकर्ता कौन थे, तो बख्शी जगबंधु, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 14 है कि राजा राम मोहन राय प्लस विलियम बेंटिक मिलकर सती प्रथा को खत्म किया, कब, 1829 में खत्म किए। बंगाल में सबसे पहले खत्म होता है सती प्रथा, ठीक है। मद्रास और बंबई में खत्म हुआ उसके बाद 1830 में। भानुगुप्त ने एरन अभिलेख में इसका उल्लेख किया है, ठीक है। एरन अभिलेख जो 510 AD में मिलता है, मतलब सती प्रथा का इन्होंने एरन जो अभिलेख है इसमें भानुगुप्त ने किया है। 1510 AD का ये एक उल्लेख है, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसको खत्म किया था। अधिनियम कब आया था, तो 1856 में इसका अधिनियम आया था। ड्राफ्ट कब हुआ था, किसने किया था, तो डलहौजी के समय इसका ड्राफ्ट किया गया था। लेकिन लागू कब हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय इसका लागू हुआ था, ठीक है, लागू हुआ था। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा है, और उसके शासनकाल में कौन कौन से ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, ठीक है। क्वेश्चन संख्या आगे आते हैं कि कर्नल सलीमन जो है वो ठगी प्रथा को खत्म किया और 1500 लोगों को इकट्ठा कराकर मार दिया था कर्नल सलीमन ने। उस टाइम बहुत मतलब जो ठगी का शिकार लोग होते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 1500 लगभग 1500
ठगों को इकट्ठा किया और एक साथ सबको मार दिया। ठीक है, तो इसको कर्नल सलीमन ने ठगी प्रथा का अंत किया था। ठीक है, बहराम जी मालाबारी ने किया बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाया था, बहराम जी मालाबारी। क्वेश्चन संख्या 15 है कि भारतीय ब्रह्म समाज 1865 जो है वो केशव चंद्र सेन ने कराया था। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने कराया था 1839 में। सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में किया था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। ठीक है, आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1876 में आत्मा राम पांडुरंग प्लस एमजी राणे प्लस आरजी भंडारकर, 3 लोगों के ने मिलकर किया था इसका। ठीक है, प्रार्थना समाज का स्थापना। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब? तो 1865 में किया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1875 में मुंबई में किया था इसको। ठीक है, किसने किया था? दयानंद सरस्वती प्लस लाला हंसराज दोनों ने मिलकर किया था आर्य समाज की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा कब का स्थापना कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। ये महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। किसने? महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन संख्या 16 है कि नदी घाटी बेसिन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है? तो गंगा की नदी घाटी बेसिन सबसे अधिक है, मैंने कल भी आपको ये बताया। तो गंगा जो है वो सबसे बड़ी नदी घाटी बेसिन बनाती है, नदी घाटी बेसिन बनाती है। ठीक है, बात करते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी का उद्गम स्थान सिहावा पर्वत है। ठीक है, कहाँ है? धमतरी जिला है जो छत्तीसगढ़ से ये निकलती है। पुराना नाम क्या है? तो चित्रोत्पला इसका पुराना नाम हो जाता है। पानी कहाँ गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी से जाकर में पानी गिरा देती है ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र की? तो शिवनाथ, अरपा, जोंक, तेल, ओंग। ठीक है, ये सारे के सारे महानदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। ठीक है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, इसी पर बना है, महानदी पर ही बना है। ठीक है, नोट में देखते क्या लिखा है कि विश्व की सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो अमेजन अमेजन नदी का है। भारत का सबसे बड़ा बेसिन गंगा नदी का है। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बेसिन तो महानदी का है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी नदी का युग्म रिफ्ट वैली से होकर बहता है? तो नर्मदा और तापी नदी का जो युग्म है, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया था उसमें, तो मैंने उससे जो ऑप्शन सही है उसी को लिखा हूँ। तो जो रिफ्ट वैली जो भ्रंश घाटी है वहां से होकर बहती है। ठीक है, तो नर्मदा और तापी दोनों के बीच सतपुड़ा श्रृंखला है। ठीक है, इसी के बीच में ये बहती है, ये सतपुड़ा श्रृंखला हो गया। ठीक है, इसी के बीच ये नदी यहाँ से ये नदी बहती है। ठीक है, कौन सी नदी? नर्मदा और तापी दोनों। तापी का ओरिजिन स्थान कहाँ है? तो मुल्ताई हिल, बैतूल जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है, पानी कहाँ गिराती है? तो ये भी अरब सागर में ही पानी गिराती है। और नर्मदा नदी तो ओरिजिन इसका अमरकंटक से है, मैकाल पर्वत से। ठीक है, पानी कहाँ गिराती है? तो ये अरब सागर में पानी गिराती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया की, जो अपनी पानी कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात कौन है? तो नर्मदा नदी है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात में बनाया गया, गुजरात में है नर्मदा नदी पर। ठीक है, इंदिरा सागर बांध कहाँ है? तो इंदिरा सागर बांध, बड़गी प्लस ओंकारेश्वर बांध, ये तीनों बांध कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उकाई बांध कहाँ है? तो तापी नदी पर, गुजरात में है। और काकड़ापाड़ बांध गुजरात में है। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है? तो गोदावरी नदी का, 14 से 65 किलोमीटर। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, बे ऑफ बंगाल में अपनी जल गिराती है। ठीक है, कौन? गोदावरी नदी। और नर्मदा नदी का जो लंबाई कितना है? तो 13 से 12 किलोमीटर। कृष्णा नदी 14 से 1 किलोमीटर। देश की दूसरी तथा दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। उद्गम कहाँ है गोदावरी का? तो त्र्यंबकेश्वर हिल, नासिक, महाराष्ट्र इसका उद्गम होता है। वृद्ध गंगा और दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 19 है कि सहायक कृष्णा नदी के बारे में सर ने बताया था। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो भीमा है, डान है, तुंगभद्रा, प्रभा, बचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी नदी, ये सारे के सारे कृष्ण नदी की सहायक नदी हो जाती हैं। कृष्णा की लंबाई अभी मैंने बताया था आपको 14 से 1 किलोमीटर। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में नदी बहती है। कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक,
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से 4 राज्यों के बीच में कृष्ण नदी का जल विवाद है। ठीक है, बांध कौन कौन सा बना है कृष्ण नदी पर? तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु दोनों में ही है। ठीक है, और श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, अलमाटी बांध कर्नाटक में है। ये किस पर कृष्णा नदी में बना है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 20 है कि किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1991 में किया गया था। पहला किया गया था 1 जुलाई को, दूसरा किया गया था 3 जुलाई को। तो ये ऐसा माह, ऐसा साल था जिसमें भारतीय रुपए का 2 बार उन्मूलन किया गया था। आरबीआई के गवर्नर उस टाइम कौन थे? तो एस वेंकटरमन उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, भारत के आर्थिक सुधार वर्ष मतलब देखिए, भारत के आर्थिक सुधार वर्ष के बारे में सर ने बताया था। तो पहली बार अवमूल्यन हुआ था 19 सितंबर 1949 को। उस टाइम आरबीआई गवर्नर थे बेनेगल रामाराव। ठीक है, दूसरी बार हुआ था अवमूल्यन 1966 में। ठीक है, इसको 6/6/66 का एक डेट करके पूछा जाता है कि 6/6/66 को क्या हुआ था। तो दूसरी बार भारतीय रुपयों का उन्मूलन हुआ था। तो उस टाइम आरबीआई गवर्नर पीसी भट्टाचार्य जी थे। ठीक है, आजाद भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। ये दोनों याद रखिएगा आप। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के बारे में सर ने बताया था। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था ये। इसमें लगभग 86% मुद्रा को अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसमें 500 और 1000 की नोट थी। ठीक है, रात्रि 8 बजे से इसको घोषणा किया गया था। नोट बदलने का अंतिम तिथि क्या था? तो 30 दिसंबर 2016 था। उद्देश्य क्या था इसका? तो सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ब्लैक मनी, नकली मुद्रा प्लस डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा, मतलब नकली मुद्रा को हटाना और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। ठीक है, 41 करोड़ रुपए को बंद किया गया था, जो अपने आप में 86% होता है। लेकिन भारत सरकार ने उसका 15 लाख 31 करोड़ रुपए का रिकवर कर दिया गया था। ठीक है, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम कब आया था? तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था 1973 में आया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो विदेशी मुद्रा के लेन देन को विनियमित करना और विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना। ठीक है, फेरा की जगह इसका नाम पहले क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा। इसका पूरा नाम क्या था? फेमा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में इसका ये नाम बदला गया था। ठीक है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में कितना पैसा मिलता है? तो 2 लाख पैसा मिलता है। ठीक है, 2015 की शुरुआत की गई थी इसकी। आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांग होने पर आपको 2 लाख रुपए का मिलेगा पैसा। ठीक है, और अगर आप आंशिक रूप से विकलांग हैं, मतलब पार्शियली आप डिसेबल हैं, तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा उसी टाइम। ठीक है, और भुगतान कितना रुपये करना पड़ेगा? तो 12 रुपये प्रतिवर्ष आपको भुगतान करना पड़ेगा भारत सरकार को, 12 रुपये प्रतिवर्ष। पीएम वेतन योजना कब आया था? तो 2017 में आया था। ठीक है, 60+ एज लोगों के लिए ये आया था। ठीक है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना तो 2019 में आया था। क्वेश्चन संख्या 24 है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाफ mv²। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 25 है कि 1 मोल में कणों की मात्रा कितनी होती है? तो 6.022 × 10⁻²³ होता है। इसी को 1 मोल बोलते हैं और इसी को अवागाद्रो संख्या भी बोलते हैं, वैगाड्रो नंबर बोलते हैं इसको। ये बहुत रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा इस चीज को। एक वृक्ष की बाहरी परत किससे बनी होती है? तो वल्कल से बनी होती है, इसको बार्क बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसी टाइम पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, ये नंबर है 8340456281। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करिए, जहां तक पहुंचाना है पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, सर जो पढ़ाए हैं उसका। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जो हम बता रहे थे कि जो एक वृक्ष होता है उसका जो बाहरी संरक्षण परत है वो किससे बना होता है? तो वल्कल से बना होता है। तना विकसित होता है, ऊपर की ओर होता है, उसको परांकुर बोलते हैं, और नीचे जो तना विकसित होता है उसको मूलांकुर बोलते हैं। ठीक है, तना के 3 प्रकार होते हैं, एक अंडरग्राउंड, दूसरा सब एरियल और तीसरा एरियल। मतलब जो अंडरग्राउंड मतलब होता है जमीन के अंदर, दूसरा होता है अर्धवायुवीय और तीसरा होता है वायुवीय। अब देखिए, अंडरग्राउंड के भी 4 प्रकार होते हैं, एक तो है कंद, एक होता है प्रकंद, तीसरा होता है सलकंद और चौथा होता है घन कंद। कंद में आता है आलू, प्रकंद में हल्दी, अदरक। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हल्दी का जो पीला रंग होता है वो क्यों होता है, क्या पाया जाता है ऐसा कि उसमें हल्दी का पीला रंग होता है। ठीक है, तीसरा है प्याज लहसुन, और घनकंद के रूप में आता है जमीकंद या फिर अरबी। अरबी की सब्जी खाए होंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 27 है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को मतलब उसको पचा देता है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, वसा को कौन पचाता है? तो लाइपेज पचाता है, ठीक, मतलब तोड़ता है। स्टार्च को कौन जोड़ता है? तो एमाइलेज जो लार में पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन जो शर्करा में होता है, स्टार्च जो होता है वो शर्करा में होता है, वो एमाइलेज को जोड़ता है। ठीक है,
अमाशय के जठर रस से पेप्सिन पाया जाता है। अमाशय में जो जठर रस होता है उसमें पेप्सिन को पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 28 है कि 2024 में भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? तो ये हरियाणा में बना है। पहला हड़प्पा संग्रहालय तो राखीगढ़, ये भी हरियाणा का ही है, हरियाणा में ही है। भारत का पहला खुला संग्रहालय शहीद पार्क न्यू दिल्ली में है। ठीक है। देश का पहला डूबता हुआ संग्रहालय तो हुमायूं का कब्र नई दिल्ली में है। पहला पांडुलिपि संग्रहालय तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। क्वेश्चन संख्या 29 है कि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनु भाकर हैं। ठीक है। मंत्री कौन है अभी इसके? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विकी कौशल। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एमएस धोनी। बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर तो नीरज चोपड़ा। फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना। प्यूमा क्या है? पीवी सिंधु। खो खो दो था, खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ था जिसमें भारत जीता है नेपाल को हराकर, उसमें सलमान खान उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और बिस्लरी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान ही है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या अगला क्वेश्चन है बड़ा, ये 30 नंबर क्वेश्चन, 36 नहीं 30 नंबर है कि कौन सा देश 28 राष्ट्रमंडल अध्यक्ष के सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। ये 28वें राष्ट्रमंडल खेल जो 2026 में होने वाला है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 में हुआ था, ये फ्रांस किया था इसको। ठीक है। 9th वैश्विक प्रौद्योगिकी के लिए शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक में हुआ था, जो थाईलैंड में हुआ था, ये 2025 में अभी वहां पर हुआ था। ठीक है। हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट में, मस्कट कहाँ की राजधानी है? ओमान की। और इंटरनेशनल विकलांगता शिखर सम्मेलन बर्लिन में हुआ था। ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। तो जिन को ये वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक बने, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि आज से कल से लाइव चल रहा है हमारा चैनल पर एक बहुत अच्छा, रुकिएगा 1 मिनट। जी हाँ। तो मैं ये बता रहा था कि आपको अगर सब सारे ये 5 बैच का रिवीजन करना है, मतलब पांचों जो क्लास है पिछला हो चुका उसका रिवीजन करना है, तो कल से लाइव चल रहा है हमारे इसी चैनल पर। आप जाकर वहां से रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है। लाइव चल रहा है। ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग किया जा रहा है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिन भाइयों को भी पीडीएफ चाहिए इसका, आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें, आपको उसी टाइम पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है। 8340456281, आपको इस नंबर पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन ये क्लास नंबर 7 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।